नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा और साफ असर ऊर्जा सुरक्षा और आम लोगों की जेब पर दर्शकों पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ने से कच्चे तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल है। खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर दुनिया के बाजार तक पहुंचता है। अगर यहां लंबे समय तक रुकावट बनी रहती है ना, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, शिपिंग खर्च में बढ़ोतरी, सप्लाई चेन पर दबाव देखने को मिल सकता है। अब सुनिए, भारत दुनिया के बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है, इसलिए इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और महंगाई पर पड़ सकता है। हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में अपने तेल आयात के स्रोतों में विविधता बढ़ाई है और कहा है कि डिपेंडेंसी एक देश से हमारी नहीं है, और सरकार लगातार ऊर्जा भंडार और सप्लाई व्यवस्था पर नजर बनाई हुई है। सबसे बड़ी देखिए टेंशन क्या है, वो भी समझिए। टेंशन है एलपीजी और गैस सप्लाई को लेकर, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदारी में शामिल है। अगर समुद्री रास्तों में लंबे समय तक परेशानी बनी रहती है तो आयात लगातार बढ़ सकता है। इसका असर उद्योगों, परिवहन, घरेलू बजट तक पहुंच सकता है। फिलहाल आपको बताऊं, भारत की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हालात और वैश्विक तेल बाजार की चाल पर है। सवाल यही है दर्शकों, क्या यह संकट सिर्फ कुछ दिनों की हलचल रहेगा या फिर दुनिया को एक नए ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे भीषण जंग के बीच ऊर्जा आपूर्ति कैसी बनी रहेगी ताकि लोगों की समस्याएं खत्म हो। तो देखिए, ऊर्जा आपूर्ति कैसे खत्म होगी और जिस तरीके से टेंशन कैसे खत्म होगी, बढ़ती ऊर्जा की खपत को लेकर, लागत को लेकर भारत सरकार को भी नया विकल्प चुनना है। और देखिए, सरकार ने कुछ विकल्प भी चुना है। हाल ही में आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने यह बात अपनी जनता को बताई, यानी कि देश की जनता को बताई है कि हमने डिपेंडेंसी को खत्म किया है खाड़ी देशों पर। और अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा दर्शकों? सबसे ज्यादा प्रभाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खतरे को लेकर खाड़ी देशों पर पड़ा। अब खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे खत्म होगी, और यही वजह है कि अब भारत तैयार है यहां गैस ऊर्जा को लेकर अलग देशों में अपनी निर्भरता रखने को लेकर। और चलिए, कुछ और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से कि हॉर्मुज़ बंद होने से ऊर्जा संकट हो रहा है। जी हां, हॉर्मुज़ बंद होने से ऊर्जा संकट बढ़ा है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है वैश्विक तेल व्यापार का हिस्सा। खाड़ी देशों का तेल निर्यात इस रास्ते पर निर्भर है। जाहिर सी बात है, जहां अगर बात की जाए तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का खतरा आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का खतरा यानी कि बढ़ता दाम। ब्रेंट क्रूड पहले बढ़ा है, उछाल दर्ज किया गया। देखिए, इस बार फिर से ब्रेंट क्रूड बढ़ गया। शिपिंग और इंश्योरेंस लागत बढ़ने की आशंका है। एलएनजी और एलपीजी सप्लाई पर नजर है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, और सप्लाई बाधित अगर होने पर इसका सीधा और साफ असर पड़ेगा हमारे मार्केट पर। और क्या होगा फलस्वरूप? क्या होगा आंसर इसका? महंगाई का दबाव बढ़ेगा, और आपके ऊपर, हम सब के ऊपर इसका दबाव बढ़ता नजर आएगा। चलिए, कुछ और जानकारी आपको मैं दूंगी। देखिए, ग्राफिक्स बनकर तैयार है। हॉर्मुज़ बंद होने से ऊर्जा संकट बढ़ा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा, ये मैंने आपको पहले ही बताया। भारत पर इसका संभावित असर जो है वो देखने को मिल सकता है। और मेरे साथ खास मेहमान इंडिया न्यूज पर जुड़ चुके हैं कर्नल सर जीएस सोढी सर। सोढी सर, गुड मॉर्निंग आपको। आप कैसे हैं? और देखिए सर, आपसे यही मैं पूछना चाहूंगी सर कि अब महंगाई बढ़ेगी, ये हम सबको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि खाड़ी देशों में टेंशन बढ़ रही है। और भारत ने कहा है हालांकि कि वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन खाड़ी देश ओनली, लेकिन सर क्या विकल्प है? क्या लगता है आपको सर, सरकार की तैयारी कैसी नजर आ रही है? जय हिंद सृष्टि जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई जंगें और युद्ध हुए हैं इस दुनिया में, लेकिन ये जो ईरान युद्ध है, ये एकमात्र जंग है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया है। हाँ। और दुनिया के हर देश के हर नागरिक पे इसका साफ इफेक्ट दिख रहा है। ये हमने देखा जब 40 दिन का युद्ध हुआ, और उसके बाद अब जब भी दोबारा युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन भारत सरकार ने ऐसी कंटिजेंसी की बहुत बढ़िया प्लानिंग की है। और अगर हम देखें, जब ये 40 दिन का युद्ध हो रहा था, कई देशों में जो तेल के दाम थे वो दोगुने तिगुने हो गए। हमारे देश में बहुत दिनों के बाद तेल के दाम बढ़े, और वो भी मात्र के नाम पे बढ़े। यानी जिस तरह से दुनिया के अधिकतर देशों में महंगाई रातों रात आ गई, हमारे यहाँ फर्क पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा फर्क नहीं पड़ा, हाँ। लेकिन फर्क बहुत कम पड़ा बनस्पत बाकी देशों
के कंपैरिजन में। और अच्छा। ये साफ दिखाता है कि भारत सरकार ने ऐसी कंटिजेंसी की कितनी बढ़िया प्लानिंग की, जिससे कि हम पे जो अफेक्ट आया, जो प्रभाव आया, वो बहुत कम था। और जैसे आपने अभी ओपनिंग ग्राफिक में शिशी जी बिल्कुल सही कहा कि भारत सरकार आगे और भी एहतियात कदम ले रही है। जैसे अलग अलग देशों से हम तेल ले रहे हैं, हम सिर्फ मिडल ईस्ट पे निर्भर नहीं है, जहां पे युद्ध से पहले 47% हमारी एनर्जी आती थी, अब हम अलग अलग देशों से ले रहे हैं। लेकिन मैं दर्शकों को, नागरिकों को एक बात बताना चाहूंगा, जब हाँ। दुनिया में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और बड़े बड़े देशों में कितना प्रभाव पड़ा है और हमारे देश में बहुत कम प्रभाव पड़ा है, तो थोड़ी महंगाई तो आएगी, लेकिन हमें इस वक्त सरकार के साथ पूरी तरह रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लड़ने वाले पक्ष हैं वो अमेरिका, इजराइल और ईरान है। और जब ये लड़ रहे हैं तो दुनिया पे फर्क आएगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा अपनी सरकार पे होना चाहिए, जी। अपने नियमों पे होना चाहिए। कठिनाई सबको आएगी, सबको आई भी है, मेरे को भी आई है, लेकिन जितना हम इसे सहनशीलता से लेंगे उतना ये संकट आराम से बीत जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर, आपको लगता नहीं है कि महंगाई जब बढ़ती है तो जनता में सहनशीलता खत्म हो जाती है? कि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देश की हम जनता की बात करें, देखिए 80% सर यहाँ आबादी किसानों की है और कुछ ही महज % ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है और पैसे की कोई कमी नहीं है सर। इसी को देखते हुए सर, आम जनता की बात करना बहुत जरूरी है सर। आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा टेंशन आम जनता पे, आप देखिए, बोझ बढ़ जाएगा, दूध दही सभी खाने के प्रोजेक्ट, यहाँ पर जितने प्रोडक्ट्स उसके दाम बढ़ेंगे और इनफैक्ट तेल गैस के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा सर? डबल अटैक होगा। अब ऐसे में जनता तो हताहत होगी ना, क्या लगता है? जी, इसमें कोई शक नहीं, जब ये 40 दिन का युद्ध चला तब भी हमारे देश के भी हर नागरिक पे फर्क पड़ा, मेरे पे फर्क पड़ा। जो हम हाँ। दाल सब्जी खरीदते थे वो भी महंगी हुई। तो मैं तो जैसे अभी मैंने कहा कि सब पे फर्क पड़ा है, लेकिन हमने ये भी देखा जब ये 40 दिन का युद्ध हुआ, हमारे देश पे तो फर्क पड़ा, लेकिन हमारे देश के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। सारे नागरिकों ने बड़ी सहनशीलता के साथ इस बात को समझा कि युद्ध दुनिया के किसी कोने में हो रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ऐसा युद्ध है जिससे पूरी दुनिया प्रभाव हो रही है, हम भी प्रभावित हो रहे हैं। हाँ। तो हमारे देश के नागरिकों ने बड़ी सहनशीलता दिखाई। अगर दिक्कत आई, और दिक्कत सबको आई, मेरे को भी आई, लेकिन हमने उसे बड़े आराम से उसे हमने पार किया। और जब ये युद्ध खत्म हुआ, कुछ हफ्तों के लिए चीजें सामान्य हुई, हमने देखा कि तब भी बिल्कुल नॉर्मल चला, और अब ये जंग दोबारा शुरू हो गई है। तो डेफिनेटली प्रभाव तो आएगा। अभी कल ही हूती ने बोला है कि हम बाबल मंदेब को भी बंद कर देंगे, उससे और दुनिया पे संकट आएगा, आर्थिक संकट आएगा। बड़ी अच्छी बात से आपने कही। मैं एक बार चाहूंगी, हम लोग एक बार ताजा घटनाक्रम का जिक्र कर लेते हैं। बाब अल मंदेब सर, आपको बेहतर जानकारी होगी क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट रहे हैं। सर ये बताइए, बाब अल मंदेब के बंद होने से कितनी जल्दी फर्क इसका पड़ेगा, असर पड़ेगा, गहरा असर होगा सर? कृति जी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे 20% दुनिया की एनर्जी या तेल आता है। हाँ। और जो बबल मंदेब है उससे 8% एनर्जी आती है। यानी ठीक है। दोनों के बंद होने से 28% जो एनर्जी आ रही है दुनिया में वो बंद हो जाएगी या पूरी तरह प्रभावित होगी। यानी तकरीबन 1/3 जो एनर्जी आ रही है वो इन दो स्टेट्स के बंद होने से प्रभावित होगी। हाँ। तो डेफिनेटली जब इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रभावित होगी तो उसका फर्क तो दुनिया के हर देश पे पड़ेगा, हर देश के हर नागरिक पे पड़ेगा। तभी कई देश, भारत समेत, शुरू से हम कहते आए हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर पक्षों को उनके अपने कोई वाद विवाद है, उन्हें बैठ के उसे रिजॉल्व करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई वैश्विक सम्मेलनों में कहा है, अपनी फॉरेन यात्रा में भी उन्होंने कई बारी कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन कुछ देश हैं जो मानते नहीं है, जो सिर्फ युद्ध ही चाहते हैं। तो उसकी वजह से जो दुनिया के बाकी अरबों नागरिक हैं उन पे तो फर्क पड़ रहा है। और ये बाबल मंदेब से भी, जैसे मैंने बताया, उससे फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। अगर ये जंग दोबारा नहीं जल्दी खत्म हुई तो डेफिनेटली हर देश पे, भारत पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। सर एक और जानकारी आपसे मैं चाहूंगी सर, अगर बात करते हैं खाड़ी देशों की, सर अगर हमारी निर्भरता कम हुई है डेफिनेटली, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि अब हमारे पास विकल्प जो है वो ज्यादा है। अब ऐसे में सर अमेरिका ने दबाव तो बनाया है, ये मानने वाली बात है कि अमेरिका ने भारत पर भी दबाव बनाया है और इससे कोई गुरेज नहीं है कि यही है
असली यहाँ पर चेहरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, कि वो भारत पर दबाव बनाते हैं। हम उनकी बातों पे सर नहीं आते, चलिए, क्योंकि वो कभी तारीफ करते हैं, कभी टैरिफ लगाते हैं, तो सर इनका भरोसा क्या करना सर। तो ये बताइए कि क्या लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से अमेरिका हम पर दबाव बनाएगा और हम इसको बर्दाश्त करने वाले हैं? शिल्पी जी, 14 नवंबर 1987 को एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था ट्रंप द आर्ट ऑफ डील, हाँ। जिसके लेखक खुद डोनाल्ड ट्रंप है। उस किताब में ट्रंप ने लिखा है कि सफल होने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाना चाहिए, चाहे प्रभाव डालना हो, दबाव डालना हो। तो ये ट्रंप के ये जो मानसिकता है, ये दशकों से वही है। अभी भी जब वो राष्ट्रपति दूसरी बार बने तो हर हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन हमने देखा जब से वो दूसरे कार्यकाल में आए हैं, उन्होंने कई बारी भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन भारत उनके दबाव के अंदर नहीं आया है। भारत ने वही किया है जो भारत की राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने वही किया है। ट्रंप ने भारत के बारे में अनाप शनाप बोला, उसके बाद हमें बड़ी प्रशंसा भी की, लेकिन हमारी सरकार अच्छी तरह जानती है कि हमारे देश के नागरिकों के लिए अच्छा क्या है, हमारे राष्ट्रीय हित के लिए अच्छा क्या है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अच्छा क्या है। इसलिए कोई भी देश हो, चाहे महाशक्ति जैसा अमेरिका भी हो, हम पे कोई भी दबाव डालता है, हम उस दबाव में नहीं आता, हम वही करते हैं जो हमारे नागरिकों के लिए अच्छा होता है। लेकिन सर देखिए, दबाव में तो हम आए ना। आप देखिए, रशिया से ट्रंप ने जिस तरीके से मुंह फेरा भारत को लेकर, हमने वो भी बात मानी। हमने ये भी बात मानी कि ईरान से हम तेल नहीं लेंगे, ईरान जबकि हमें सस्ते दामों में तेल देने को तैयार था सर। तो कैसे हम फिर दबाव में नहीं आए? और सर अगर दबाव में हमें नहीं आना है तो हमें नया विकल्प बहुत स्ट्रांग तैयार करना होगा। ये नहीं कि ट्रंप साहब हमारे सर्वे सर्वा हैं और वो जो यहाँ पर लाइन लिख कर देंगे कि किससे तेल खरीदना है, किससे गैस खरीदना है, हमारी निर्भरता उस पर है। क्या सर आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत को भी कटाक्ष रूप से जवाब अमेरिका को देना होगा? क्योंकि अमेरिका सर देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से सभी देशों पर अपना नियंत्रण चाहता है, हमें इस बात से अमेरिका को हराना होगा। व्हाट डू यू थिंक? कृषि जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। हाँ। देखिए, हमें कुछ चीजें करनी होंगी जिससे कि हम पे कोई भी दबाव बनाने की कोशिश करे, उसका कोई फर्क ना पड़े। हम उदाहरण पे चीन लेते हैं। ठीक है। जब ये 40 दिन का युद्ध हुआ, चीन के अंदर तेल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि चीन ने 2-3 बड़ी चीजें की पिछले कुछ दशकों में। पहला, उसने अपने जो ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे वो 4 महीने के स्टोर करके रखे थे। दूसरा, चीन ने पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत तजुर्बा दिया। मैं दर्शकों को एक आंकड़ा देना चाहूंगा। पिछले साल चीन में जितनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई, वो दुनिया के सारे देशों में जितनी गाड़ियां आई उससे भी अधिकतम नंबर में थी। तो हमें एक चीज जो करनी चाहिए एज अ नेशन, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहिए। हमें उस पर जो भी पॉसिबल टैक्स रिबेट हो, जगह जगह पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स हो, हमें उस पर करना चाहिए ताकि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। देखिए, जब हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे तो हमें तेल या फॉसिल फ्यूल की हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों में, वो बहुत कम होगी। और एक और चीज, हमें स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा चीजें बनानी होंगी। आज की तारीख में हमारे पास तेल के स्टोरेज के लिए सिर्फ 28 दिन का स्टोरेज है और नेचुरल गैस के लिए 7 दिन का स्टोरेज है, जो बहुत कम है। क्योंकि ये जो युद्ध है आजकल के, ये जब चलते हैं तो बहुत लंबे चलते हैं, कुछ नहीं पता होता खत्म कब होंगे। तो अगर हम दो चीजें करें, एक स्टोरेज की मात्रा को बढ़ाएं, कैपेसिटी को बढ़ाएं, और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत बढ़ावा दें, हमें आने वाले समय में जितने भी युद्ध हो मिडिल ईस्ट या कहीं पे, हम पे फर्क बहुत कम पड़ेगा। सर बिल्कुल बात सही है सर। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ध्यान देने की, इसको लेकर बजट तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि हम हर बार ये इंतजार नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। सर हम तनाव के लिए क्यों इंतजार करें कि खाड़ी देशों में तनाव ठीक हुआ है या नहीं हुआ है? एक बार फिर से क्या अमेरिका धावा बोलेगा या नहीं बोलेगा? अब देखिए, अभी ईरान और अमेरिका का जबरदस्त रिटेलिएशन चल रहा है। अब देखिए, कल भी अटैक हुआ, परसों भी अटैक हुआ, लगातार अटैक्स पर अटैक हो रहे हैं। इससे नुकसान तो हमें होगा ना, क्योंकि देखिए हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी हम पूरी तरीके से डेवलप तो नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। यही वजह है कि हमें सर विकल्प इन देशों को छोड़कर तैयार करना होगा। आपको कौन सा सर वो सबसे बढ़िया देश लग रहा है विकल्प के तौर पर, जिससे हमें तेल और गैस को आयात को लेकर निर्भरता बढ़ानी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए सृष्टि जी, मैं फिर चीन का उदाहरण दूंगा। चीन ने क्या किया है, किसी भी देश पे 20% से ज्यादा निर्भरता नहीं रखी है तेल के लिए। हमें भी
हाँ। किसी एक देश पे ज्यादा निर्भरता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में कौन सा देश हमारे अगेंस्ट हो जाए, किसके अगेंस्ट हो जाए, कुछ नहीं पता होता। बिकॉज डिप्लोमेटिक रिलेशन आजकल बड़े डायनेमिक है, एक हाँ। सेकंड के अंदर चीजें बदल जाती हैं। तो हम्म। हमें 15-20 देशों से तेल लेना चाहिए, ताकि अगर एक के साथ अनबन भी हो जाए, हमारे तेल खरीदने के कैपेसिटी पे या उस पे कोई प्रभाव ना है, जैसे हमारे नागरिकों पे वो सहूलियत मिले, उन पे भी दबाव ना आए। तो डेफिनेटली, और ये चीज अगर हम देखें तो ये चीज हमने शुरू कर दी। अभी हम अलग अलग देशों से तेल ले रहे हैं, रूस से ले रहे हैं, हम वेनेजुएला से ले रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो चीज है ये हम कर तो रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हालांकि मैं मानता हूं कि चीन हमारा दुश्मन देश है, मैंने इस पे किताब भी लिखी है, लेकिन चीन से कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। और अगर हम सर उसे बहुत अपनाएंगे। अच्छी बात आपने कही है। मैं सर आपकी तारीफ करना चाहूंगी इस बात पे, क्योंकि देखिए सर, कोई अगर देश हमारा दुश्मन है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करें। अगर वो कोई टेक्नोलॉजी बेहतर बना रहा है, अगर कोई अपने देश की निर्भरता कम कर रहा है, तो हमें डेफिनेटली सीखनी चाहिए। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते कि चीन तो हमारा दुश्मन है और हमें देखना भी नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। डेफिनेटली शिशी जी, अब देखिए मैं एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा। हाँ। किसी भी देश की जो बुनियाद होती है वो होती है अच्छा एजुकेशन सिस्टम। एब्सोल्युटली। 1949 में जब चीन की सिविल वॉर खत्म हुई, हाँ। तो उन्होंने जो पहला एम्फेसिस दिया, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन पे दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने 1979 ऑनवर्ड्स उन्हें मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी। ठीक है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम देखें शताब्दियों पहले हमारे यहाँ और गुरुकुल सर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को ही बेहतर बनाने के लिए तमाम आवाजें उठ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोढ़ी सर।